नमस्कार दोस्तों। अभी हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के अंतर्गत कोपागंज में उपस्थित हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बातें होंगी और जाना जाएगा कि मऊ जिले में किसका माहौल चल रहा है और किसके यहाँ से सीटें निकलेंगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का आगमन था। अब वो यहाँ से जा चुके हैं, लगभग आधा घंटा से ऊपर होगा, वो हो गया है, वो यहाँ से निकल चुके हैं। रैली में आए हुए लोगों से मेरी बात होगी। ये सभी लोग रैली में आए थे। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? खुर्शीद आलम। आलम जी, कहाँ आए थे आप? हम आए थे अखिलेश जी की रैली में। रैली देखने आए थे। क्या क्या लग रहा है, रैली में तो आए थे, इस बार सरकार किसकी बन रही है? इस बार अखिलेश जी की सरकार बन रही है, भारी मतों से बन रही है। मुद्दे क्या है, किस मुद्दे पर आप लोग अखिलेश यादव जी की सरकार बना रहे हैं? विकास के मुद्दे पे, बिजली फ्री है, रोजगार के मुद्दे पे है। भाजपा की सरकार थी तो सारे लोग परेशान थे, छुट्टा गायों से, फिर रोजगार नहीं मिला बच्चों को, नौजवानों को। यही बात। क्या लग रहा है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे तो रोजगार के अवसर मिलेंगे क्या? हाँ हाँ, और रोजगार के अवसर मिलेंगे। वो तो खुद बोले हैं, हर जगह बोल रहे हैं, मैनिफेस्टो में भी उनका जो है कि वो दिए हैं कि जो है कि ये चीजें मिलेंगी। चलिए मैं बता दूं, आज अखिलेश यादव जी की रैली थी कोपागंज में और काफी मात्रा में लोग आए थे। भीड़ काफी ज्यादा थी। कहीं आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के रैली में भीड़ न होने की वजह से कुछ दिन पहले आपको टीवी में देखने को मिला होगा कि स्मृति ईरानी वापस चली गई थी। रोड शो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन यही अखिलेश यादव जी की रैली थी, यहाँ लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब मैं आपसे बात कर लूं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ जायसवाल है और मैं मधुबन विधानसभा से हूँ। मैं मंडल की सबसे बड़ी ग्राम सभा के प्रतिनिधित्व कर रहे सपन कन्नौजिया जी का शुभचिंतक भी हूँ। मैं बताना चाहूँगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि हमारे ग्राम सभा की सबसे बड़ी समस्या है कि चूंकि तो पहले यह मंडल की सबसे बड़ी ग्राम सभा है। दूसरी चीज कि हमारे यहाँ आज विगत वर्षों से एक कुत्ता काटने की सुई से लेकर और सर्प काटने तक की सुई का कुछ अता पता नहीं है स्वास्थ्य भवन में। अगर हम इस चीज को किसी से कहते भी हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आज किसी को कुत्ता या सांप काट दे तो हमें जनपद की 14 किलोमीटर या 22 किलोमीटर सीएचसी भवन पे जाना पड़ता है। दूसरी चीज कि हमारे यहाँ बाढ़ में कुछ घरों का पलायन हुआ है, जो सपन कन्नौजिया जी के माध्यम से हमारे ग्राम प्रधान है, उनको ग्राम में बंदे के इस पर लाकर बसाया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से और उन लोगों के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि हमारे जो प्रत्याशी आए हैं, मैं उनसे यह कहूंगा कि अगर सरकार बनती है तो जो आए हैं लोग पलायन करके, उनको राशन कार्ड से हमारे कोटोदारों से जोड़ा जाए। दूसरी चीज, तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि बेरोजगारी इस सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। यहाँ पर मैं नाम लिए बिना कहना चाहूंगा कि यहाँ पर प्रदेश सरकार के एक ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो एक एक विज्ञप्ति को निरस्त करने के लिए सरकार को 8-8 पत्र लिखते हैं, कि 8 पत्र लिखते हैं कि इस विज्ञप्ति में धांधली हुई है, इस विज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जाए। और फलतः वही होता है, गवर्नमेंट लास्ट में 3 साल बच्चे रिजल्ट आने तक वेट करते हैं और जैसे ही रिजल्ट आता है कोई जांच बढ़ जाती है, 3 साल तक बच्चों को जांच में लपेटा जाता है, फिर उस वैकेंसी को निरस्त कर दिया जाता है। आपने सबसे पहला आपका मुद्दा था कि अस्पताल पे कुत्ता काटने की सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता में लोग हैं वो तो दावा करते हैं कि हमारी सरकार में सबसे अच्छी व्यवस्था दी जा रही है। अगर ऐसा दावा है तो माननीय हमारे प्रधान जी को जब चुनाव लड़ रहे थे, इनको खुद सांप ने काटा था। इनको खुद सांप ने काटा था और सांप की काटने की दवा हमारे प्राथमिक चिकित्सालय पे उपलब्ध नहीं थी। मजबूरन हम लोग सभी लोग जगे थे रात में, इनको लेकर जाया गया फतेहपुर सीएचसी, जो कि हमारे ग्राम पंचायत से लगभग 14 से 15 किलोमीटर की दूरी है। वहां पर गए, तब इनका इलाज हुआ, तब यह चुनाव जीते और प्रधान हुए। यह हकीकत है, इनके भाजपा की जमीनी हकीकत जो है यही है कि 5 सालों में इन्होंने क्या किया है। हमारे 2 जनपद को जोड़ने के लिए एक पुल का निर्माण 2014 में हो रहा था। उसके लिए सरकार ने करीब 100 करोड़ की लागत से 100 करोड़ का बजट पास किया, लेकिन अभी भी काम अधूरा है। और डबल इंजन की सरकार कहती है गवर्नमेंट कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अभी तक वो आधा काम भी नहीं हुआ। वह मोहन सिंह प्रवक्ता है, उन्हीं के नाम पे यह बनाया जा रहा था पुल। मोहन सेतु की बात कर रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी
तो उसको पास किया गया था, काम भी चला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उस पे ढिलवाइयाँ देखने को मिली। आज भी वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। आप उसी की बात कर रहे हैं। मैं अब आपसे जान लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के क्या स्थिति है, बेरोजगारों का क्या हाल है? बेरोजगारों का बहुत बुरा हाल है। एक एक वैकेंसी इस तरह से निरस्त हो रही हैं। अभी 69,000 की वैकेंसी आप लोगों ने देखा, उसमें 22 सरकार ने खुद तीसरी सूची डालकर यह जारी कर दिया कि हाँ, आरक्षण घोटाला उन्होंने पिछड़े वर्ग को लिए किया है। इनके पार्टी को जितने भी विधायक छोड़ के आए हैं, सभी लोगों ने यह दावा किया है कि यहाँ पर पिछड़ों की बात नहीं की जाती है। तो ये तो साफ सरकार ने तीसरी लिस्ट निकालकर पिछड़ों के वर्ग में यह साफ जाहिर कर दी कि हाँ, उन्होंने घोटाला किया है, और फिर वह मामला अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है। अपराध के मधुबन विधानसभा पर जब आप नजर डालेंगे तो वहां की टूटी हुई सड़कें, बदहाल रोड, ना कोई मेडिकल कॉलेज, ना कोई बड़ी संस्थाएं। मधुबन विधानसभा विकास जैसे चीजों से अछूता रहा है, काफी दूर रहा है। अब मैं अगली कड़ी में आपसे बात करना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपन कनौजिया है। मैं वर्तमान प्रधान हूँ और पूर्व जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी। सपन कनौजिया जी, आपको लोग काफी लकी मानते हैं। पहली बार आप जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे, वो भी जीत गए थे, फिर दोबारा प्रधानी लड़े, वो भी जीत गए। क्या स्थिति है आपके मधुबन विधानसभा में? लोग लकी इसलिए मानते हैं, वो लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है। लोग हमेशा, मैं जब भी चुनाव लड़ता हूँ, लोग आशीर्वाद देते हैं। मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, इसलिए लोग अलग अलग, कोई लकी कहता है, कोई अच्छा कहता है, तरीका अलग। अब मैं आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि आप हमेशा लोगों के बीच रहते हैं, आप एक सक्रिय नेता हैं, हमेशा आना जाना लगा रहता है, लोगों के दुखों सुखों में आप शामिल होने का काम करते हैं। मधुबन विधानसभा विकास जैसी चीजों से काफी दूर है, क्या वजह रही है? और समाजवादी पार्टी की कई बार से सीट भी नहीं निकलती है मधुबन विधानसभा से। पहले समाजवादी पार्टी में कुछ गुटबाजी थी, इसके वजह से नहीं निकल पाती थी, लेकिन इस बार तो बड़े पैमाने पर चारों जनपद में चारों सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में आ रही है, जिसमें हमारे मधुबन विधानसभा में इस बार उमेश चंद पांडे चुनाव लड़ रहे हैं। जाति के ब्राह्मण हैं। अब पूरे जनपद में कोई ब्राह्मण चुनाव किसी पार्टी नहीं लड़ा रही है, सिर्फ एक ही समाजवादी पार्टी है जो चुनाव लड़ा रही है। अब बड़े पैमाने पर जनपद में चारों सीटें जीत रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर लगभग सबसे अधिक चुनाव वोटों से उमेश चंद पांडे चुनाव जीत रहे हैं मधुबन से। अच्छा, दुबारी के आप वर्तमान प्रधान है। दुबारी ग्राम सभा काफी बड़ी ग्राम सभा है। दुबारी बिंटोलिया जो घाघरा नदी के किनारे गांव बसा है, वहाँ हर साल बाढ़ आती है, कटान लगता है, लोग घर से बेघर हो जाते हैं। हर साल उनके लिए काफी समस्या होती है। क्या लग रहा है 2022 के चुनाव में अगर सपा की सरकार बनेगी तो उनके लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? उनको, जैसे अभी कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी, उसमें बहुत से ऐसे घर कट गए, पलायन हुआ, उसमें उन लोगों को हमने दुबारी में जगह दिया है। अभी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वही पत्र लिखा है, और माननीय उमेश चंद पांडे कल 10 तारीख को चुनाव जीत जाएंगे, निश्चित है, क्योंकि दुबारी मधुबन की जनता ने उनको मान लिया है कि विधायक होंगे। ठीक है, तो हमने बात किया है माननीय उमेश चंद पांडे जी से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मैंने पत्र भी लिखा है, और अभी सरकार बनने जा रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की। सरकार बनने के बाद मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात करूंगा, और उनको सही जगह, और जितने लोग हैं देवरांचल में जो बाढ़ आती है, कटान होता है, पलायन होता है, उनको उस बाढ़ को पलायन से रोकने के लिए बांध की व्यवस्था की जाएगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी देवरांचल में बड़े पैमाने मोहन सेतु दिए थे, आपको जानकारी होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और मोहन सिंह समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे। उनके देहांत होने पर वही उनका दाह संस्कार हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, माननीय संरक्षक मुलायम सिंह यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए थे। तो वहाँ लोगों के, हमारे देवरांचल के लोगों की मांग हुई, तो उसमें मोहन सेतु के नाम से बहुत 100 करोड़ के लागत से पुल दिया, वो बनना भी शुरू हो गया। बनते बनते दुर्भाग्य से सरकार समाजवादी पार्टी की चली गई, ये जुमलेबाजों की सरकार आ गई, और मोहन सेतु उसी तरह अधूरा है। लेकिन अब मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि सरकार अखिलेश जी की बनने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, तो पुनः मोहन सेतु बनकर तैयार हो जाएगा, आपको मैं बड़ी विश्वास के साथ कह रहा हूँ। अब चलिए, अब बात कर लेते हैं। जो मधुबन विधानसभा को जानते होंगे, उनको पता होगा 2.5 किलोमीटर का बंधा अभी टूटा हुआ पड़ा है। ना कोई जो नौजवान युवा वर्ग के लोग हैं, उनको ना कोई उचित व्यवस्था है दौड़ने के लिए। सुबह निकलते हैं तो रोड पे दौड़ते हैं। तो ये काफी समस्या है मधुबन विधानसभा के लिए। अब मैं चाहूंगा कि
आप समाजवादी पार्टी से आप ताल्लुक रखते हैं, तो 2022 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आप लोग मधुबन विधानसभा पर ध्यान दें और मधुबन को विकास देने की विकास जैसी चीजों से अवगत कराएं, मधुबन को विकास की गति देने की कृपा करें। बोलना यही है कि हम अब आने वाले 10 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम अपने आवाम की जनता से, अपने क्षेत्र की जनता से, जनपद की जनता से निवेदन करेंगे कि 7 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आदेश पर समाजवादी पार्टी के सभी चारों प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिता करके आवाम मऊ की जनता भेजे, ताकि अखिलेश यादव जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने और निश्चित विकास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है मित्रों। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं 10 तारीख को अखिलेश जी आएंगे, बाबा कह रहे हैं बुलडोजर मेरा खड़ा है, 10 तारीख के बाद फिर वो चालू हो जाएगा। बाबा जी का मामला ही है कि कहीं भी कोई बात होती है तो बुलडोजर चला देते हैं, जबकि अपराध के मामले में, मैं अपने विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मधुबन विधानसभा की, अपराध के मामले में अभी मधुबन विधानसभा में कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, 4 अज्ञात लाशें मिली हैं। 4 अज्ञात लाशें मिली हैं। हो सकता है आपने कवर भी किया होगा उस चीज को, लेकिन अभी तक उसकी कोई जांच नहीं है। तो ये अपराध का इनका मामला है। आज के 3 साल पहले की बात बताता रहा हूँ, मेरा विधानसभा इतना अच्छा था, मतलब ऐसी कोई घटना नहीं, लेकिन अप्रिय घटना घटी। चलती बस में एक राजभर महिला के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया। यही कवच जो बस जाती है बनारस के लिए, वहां उस चलती बस में राजभर महिला के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया गया, जिसको ग्रामीण की जनता ने वहां पर दौड़ा दौड़ा कर मारा। वह बहुत दिनों तक वह बस थाने में बंद भी थी। तो ये अपराध का मामला है सरकार का। चलिए, सरकारें दावा करती है और जितना सरकार दावा करती है उतना जमीनी स्तर पर कुछ कर नहीं पाती है, चाहे किसी की भी सरकार हो। कुछ बोलना चाहते हैं आप? बोलना यही है कि अगर सरकार हमारी बनती है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और उमेश चंद पांडे विधायक बनते हैं, तो जैसे अभी आपने बड़े भाई ने बताया, हमारे मित्र ने बताया कि दुबारी में, चूंकि जनपद की सबसे बड़ी ग्राम सभा हमारी है दुबारी, मैं वहाँ का प्रधान हूँ, लेकिन वहाँ सांप काटने के बाद 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है इससे लगवाने सुई, ठीक है। वहाँ जैसे सांप काट लिया, कुत्ता काट लिया, कुत्ता काटने का भी इंजेक्शन नहीं रहता है। तो मैंने उमेश चंद पांडे जी से भी बात किया है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी चिट्ठी लिखा, मैं मिलूंगा भी, मैं मिलता रहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। तो मैं आपको अपनी ग्राम सभा के लोगों को बड़ी विश्वास साथ कह रहा हूँ कि सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की बनेगी तो सांप काटने वाला भी सुई और कुत्ता काटने वाला भी सुई हमारे दुबारी हॉस्पिटल पर मिलेगा, ये हमारा वादा है। चलिए, अब चुनाव का लास्ट चरण बाकी है, लगभग 58 सीटों पे चुनाव होने हैं। अब चुनाव होने के बाद पता चलेगा कि कौन किस पे भारी है और 2022 में किसकी सरकार बनती है। देखिए, अखिलेश जी की सरकार तो बननी तय है, ये तो आज मऊ का जनादेश दे दिया है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे जनपद की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे यहाँ अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोग हैं, जिनको गौड़ कहा जाता है, इनका इन 5 सालों में जाति प्रमाण पत्र नहीं बना। इनका इन 5 सालों में जाति प्रमाण पत्र नहीं बना। ये हर महीने आए महीने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करते हैं कि हमारी जाति प्रमाण पत्र बने। यह सबसे बड़ा इस विधानसभा का मुद्दा है, इस हमारे जनपद का मुद्दा है कि आखिर वो जनजातियां कहाँ जाएं, या राज्य छोड़ के चले जाएं? क्या वो इस राज्य के नागरिक नहीं है कि उनके प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, जनजाति प्रमाण पत्र जो बनना चाहिए नहीं बन रहे हैं? चलिए, गौड़ जाति के लोग हैं, खरवार जाति के लोग हैं, इन लोगों का सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जा रहा था। मैंने कई कवरेज किया है मऊ में और मैं इस बात को बोला हूँ कि गौड़ जाति के लोग सदियों से चले आ रहे हैं, उनका घर है, उनका यहीं पूरा परिवार रहता है, खेती है, बाड़ी है, उनको आप यहाँ से हटा नहीं सकते हैं। तो अब आने वाली सरकार किसकी होती है और आगे क्या होता है, अब ये 10 मार्च के बाद पता चलेगा। अगले किसी वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।